तो इस तरह से कर देता है। चलो खत्म करो सर, अभी बुक कर लो। थोड़ा राउंड लेना पड़ेगा, फिर पीछे हो जाओ, गोल कर लो, थोड़ा इस तरह वाइट। Thank you, all of you. धूप में टाइम बताएंगे, घड़ी भी है, घड़ी निकाली, सीधे रखो यार बेटा, थोड़ा इधर रखो ऐसे। धूप उधर से आ रही है, दक्षिण पूरब पश्चिम। बेटा टाइम करीब 11:15 से 11:30 के बीच में हो रहा है। अरे चाचा, लेकिन एक बात बताओ, अगर रात में समय पूछ तो फिर क्या करते? रात में समय पूछोगे तो मैं इस घड़ी से बता दूंगा। है? तो यहाँ पे आपने बेटे की जो सवाल है वो आपने देखा, इसको खोल देगा, और चाचा का जो इंटेंशन, चाचा का जो मकसद है वो भी आपने देखा। इनका मकसद था सिर्फ टाइम जानना, लेकिन चाचा का जो मकसद था वो अपनी हुनर बताना। दोनों के दो अलग अलग मकसद थे, है ना। तो जब मकसद अलग अलग हो जाते हैं तो ही दिक्कत आती है। यहाँ तो खैर हार्मलेस था, बेटे को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में से मॉडर्न चाचा हैं बहुत सारे जो अपने इंटेंशन की वजह से, अपनी हुनर दिखाने की वजह से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसका मकसद होता है ठीक होना, लेकिन एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है, क्या उसका मकसद होता है ठीक करना? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे कुछ मॉडर्न चाचा से मैं आपको मिलाऊंगा जो जिनका इंटेंशन, जिनका मकसद वो नहीं है जिस मकसद से वो पेशेंट उसके पास गया है। ऐसे दो पेशेंट से मिलाता हूँ जो ऐसे मॉडर्न चाचा के पास गए थे और अब फिलहाल यहाँ पे हैं। प्रज्ञा और आशी हैं यहाँ पे। ठीक है, आप हैं आशी। ये प्रज्ञा आपके सामने है। बात है मार्च 2026 की, 2-4 महीने पहले की बात है। और प्रज्ञा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे एक मॉडर्न चाचा के पास गए और जाने के बाद मॉडर्न चाचा ने प्रज्ञा को बोल दिया, इनके पेरेंट्स को बोल दिया कि बच्चे को तो डायबिटीज टाइप 1 है और ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहेंगे, ज़िंदगी भर, फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ऐसे कुछ बोला था, है ना। ज़रा सोच के देखिए, ये तो ठीक होने गए थे ना, लेकिन चाचा अपना हुनर दिखाएंगे। चाचा का जो पर्पस, जो मकसद है, वो वही मकसद नहीं है जो पेशेंट का मकसद है। पेशेंट का मकसद कुछ और है, मुझे ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, ये सोच के वो गया है। लेकिन वहाँ जो मॉडर्न चाचा है उसका मकसद कुछ और है। इंसुलिन की सेल बढ़े, हमारा भी मुनाफा बढ़े। वो कब बढ़ेगा? जब ये बच्चा लगातार कस्टमर बना रहेगा, जब तक कि बच्चे के अंदर जान है, तभी तो होगा ना। तो बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का कोई आसान हल भी हो सकता है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले गांव के चाचा को कि आसानी से वो घड़ी देख के टाइम बता सकते थे, लेकिन घुमा फिरा के अपना हुनर दिखाने के लिए, क्योंकि उनका मकसद टाइम बताना नहीं था सिर्फ, उनका मकसद ये भी बताना था कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, है ना। तो ठीक उसी तरह से इनके साथ हुआ। और पहले तो चुग हॉस्पिटल आप भिवानी गए 6 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल महीने में मेदांता हॉस्पिटल गए और वहाँ से 30 यूनिट इंसुलिन लेते थे, 30 यूनिट इंसुलिन की ज़िंदगी इनकी शुरू हो गई।
आपका उम्र कितना है अभी? 10 ईयर्स, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। 6th में पढ़ते हैं। 30 मिनट टेंशन माइक है। तो जो कहानी आपके मॉडर्न चाचा ने आपको बताई, थोड़ा सा अपना उस वक्त का, मार्च का, अप्रैल का, थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में बताइए पहले। नमस्कार साथियों सभी को। मेरा नाम अभिषेक है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे ही मेरे को यानी जिंदगी में अचानक ही एकदम से यानी जो कहते हैं ना दुर्घटना, वो होगी। और वो दुर्घटना इतना भयानक रूप जब ले लेती है जब वो आपके बच्चों के साथ हो। तो वैसे ही मैं मेरी बेटी को लेकर गया भिवानी में चुक के पास, तो उन्होंने इसको डायग्नोज किया तो डायबिटिक बताया, बोले आपकी बेटी डायबिटिक है। ऐसे ही यानी थोड़ा एक बार तो शब्द सुना मैंने, लेकिन ये लगा होगा चलो भाई थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे फीवर होता है वैसे होता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे को बताते गए सारी चीज़ें, तो वो यानी एक किस्म से लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे होगा कि भी आपको इंसुलिन पे रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसे करते करते 6 दिन 7 दिन उन्होंने रखा हॉस्पिटल में एडमिट इसको। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती छुट्टी लेके आया, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो पैनिक हो गए एकदम से। मैं बोला जी मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि भी इस तरीके से बच्ची को 10 साल की हो गई है, पहले बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से ये क्या हुआ। तो वो पैनिक हो गए, बोले आप अपने आप को क्या समझते हो, मैं इतनी मोटी किताबें पढ़ी हैं, ये यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एलोपैथी के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भी ये मेरा राइट है, मैं कहीं भी जाके अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ, तो आप इमीडिएटली इसको डिस्चार्ज दें और मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा। जैसे ही फिर मैंने 2 या 3 दिन इसको घर पे रखा, उसके बाद मैं फिर वही मेडिकल साइंस पे अंधविश्वास, क्योंकि शुरू से हम भी एलोपैथी, ले बेटा ये है, ऐसे कर ले, डॉक्टर बनना है, ये करना है, ऐसे करके मैंने वेदांता में अपनी अपॉइंटमेंट बुक की बेटी की। तो फिर वहाँ लेके गया, उन्होंने इसका जो भी चार्ट दिया था वो सब फॉलो देख के 1 घंटे लगभग मैंने बात की वहाँ से डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने भी मुझे यानी यही आंसर दिया कि भी आपको लाइफ लॉन्ग बेटी को इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि भी देखो अभी छोटी है, डाइट फॉलो करेंगे, क्या पता छूट जाए। बोली नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग इसको लेना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, इसकी जो नाइट की जो बोलते हैं डोज, वो कभी भी नहीं मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये करते करते हमने, हमारी फैमिली ने अपना ही लिया लगभग कि भी ऐसा ही करना पड़ेगा, जैसे भी है वो इस पे मेहनत करते हैं डाइट पे, या फिर जो भी इसकी यानी कम हो जाए यूनिट, ऐसे करते करते फिर मैं एक बीच में बात भूल गया। जो ये एडमिट थी, जब मेरे एक फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने डॉक्टर BRC सर की यानी वीडियो भेजी, तो मैं उनको देखने लगा। ऐसे ही रात रात भर इनकी वीडियो मैंने खूब देखी। लेकिन फिर मेरे मन में भी देखो ये आया कि भी क्या पता, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं इनका भी ऐसा कुछ हो। देखो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि भी ऐसा ही कुछ हो, वहां जाएं और हो कुछ और बातें कुछ हो। ऐसे करते करते फिर भी मैं डरता रहा कि भी कभी ऐसे जाएं और मेरे को रिस्पॉन्स ऐसा ही मिले जो 2-3 डॉक्टर से मिला है। ऐसे करते करते मैंने इसको यानी फॉलो करता रहा। मैं 15 दिन के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब की यानी जो टाइम के अकॉर्डिंग इसको डाइट देना शुरू किया कि भी ऐसे करना है, टाइम पे करना है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं मिस भी की मैंने, जो यानी बाद में कैंप ज्वाइन करने के बाद कि वो उसमें मिस करता रहा। लेकिन मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भी जो 4 टाइम इसको मैं इंसुलिन देता था, उसमें एक टाइम मेरा खुद का डिसीजन था, बिकॉज ऑफ BRC सर डाइट, PIP डाइट जो मैंने फॉलो कर रहा था। तो एक जो यूनिट यानी 4 यूनिट मैं इसको रात को 8 बजे देता था, वो मैं खुद बंद कर दिया 15 दिन पहले। उसके बाद मैं कैंप ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी छुट्टियां थी जून की, तो मैं छुट्टियों में अच्छे से डाइट फॉलो कर लेंगे इस करके। और छुट्टियों से पहले मैं फिर कैंप में गया मेरठ। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं यानी उस दिन सपना ही था मेरे लिए। पहले ही दिन इसको कोई भी यूनिट नहीं दी और मैं और मेरी बेटी बगैर पंख के उठ रहे थे। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बगैर पंख के उठ रहे थे सभी के, यानी दोनों के दोनों वीडियो कॉल पे मदर्स को इसकी मदर को बताया, मेरी मदर को बताया, सबको बताया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, आज 1.5 महीना हो गया है, लगभग 2 महीने, तो हम पंख से ही उठ रहे हैं। और ये हमारा सपना जो एक बुरा हुआ था वो सच हो गया, अच्छा सपना। तो थैंक्स टू BRC सर एंड इनकी जो डाइट है
और टीम है जो भी है, जैसे हमने कैंप में फॉलो किया सभी टीम ने, और 1 महीने के जो कैंप था उसके बाद जो भी टीम थी, डॉक्टर ललिता है, डॉक्टर जो भी मैडम जितने भी थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई DIP डाइट इज द बेस्ट डाइट जो है खाने के लिए, वो DIP डाइट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहता हूँ, 2 बच्चे और हैं मेरे, उनको इन बिटवीन जो भी फीवर या फिर खांसी जुकाम जो भी हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से वहाँ कैब में क्वेरी की थी, उनको ही फॉलो करके मैंने ठीक किया। एक सिंगल एलोपैथी शीशी या दवाई गोली कुछ भी नहीं ली मैंने। ये देखो एक है कि भी इसको बोल सकते हैं हम कि भी एलोपैथी 0 है और DIP डाइट है जो। तो हमने वीडियो बनाया, वेलकम सर, थैंक यू सर। वीडियो बनाया हमने, और बनाने के बाद मैं हिचकिचा रहा था, सर का नंबर मैं कैसे डालूं। फिर दोबारा से मैंने फ़ोन किया कि सर वीडियो तो बन गया है, नंबर आपका डालूं या आपका PA का कोई दे दीजिए। इन्होंने बोला नहीं मेरा ही डालो। तो फिर मैंने कहा मनीवन तो खुशी होकर डाल दिया, राइट। और सर वो नंबर एक बार फिर आप बता सकते हैं स्टेज पे? आइए सर, यहाँ से सर, यहाँ। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, इतनी बड़ी शख्सियत जब लोग सर के मुंह से सुनेंगे और वो नंबर भी अगर शेयर कर रहे हैं तब कि चाहते हैं कि ये मुहिम आगे बढ़े। सर आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा सा। मित्रों, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम नई दुनिया में, जिसको हम बीमारी कहते हैं, पैथी कहते हैं, एलोपैथी है, हमारी आयुर्वेद की पैथी है, दूसरी पैथियां हैं। हिंदुस्तान क्योंकि गुलाम रहा है और अंग्रेजियत का हमारे चयन पर अभी भी असर है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, ऐसा जीवन का मेरा अनुभव है। आज से 10 महीने पहले मैंने डॉक्टर विश्व स्वरूप को फॉलो किया था और इनसे मैं मिला हूं केवल 2 महीने पहले। शहर की लाइफ में, NCR में साधनों की वजह से सबको शुगर है, लगभग सबको BP है, उसी के साथ हार्ट है और बाकी और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट ये बीमारियां करती रहती हैं। कोरोना ने हमको एक अवसर दिया था जीवन को जीने का, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे हम सगे संबंधियों को शमशान में जला के आ जाते हैं, उस वक्त बड़ी हमें आध्यात्मिक बातें समझ में आती हैं, बाद में फिर हम उनको भूल जाते हैं। मैं टू दी पॉइंट आपसे बात करना चाह रहा था कि शरीर की 30 साल से शुगर, ये आपने हिंदुस्तान में कम सुना होगा, किसी के एलोपैथ का तो सवाल ही नहीं है, और भी पैथियों में कि शुगर रिवर्स हो सकती है। 1992 में मैं एडवोकेट था गाजियाबाद, और उसी वक्त शुगर मुझे डिटेक्ट हो गई थी। उसके साथ BP और उसके साथ फिर गाजियाबाद नोएडा में जब मैं आया तो उसमें मुझे फिर हार्ट भी हो गया। और डॉक्टर त्रहन जो हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर है, उसने मुझे हार्ट चेंज करने के लिए एडवाइस किया था। लेकिन एक दूसरे डॉक्टर अशोक सेठ जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, कुछ स्टेंट हैं, हम आपको उस पर रखेंगे। आपके सामने 30 साल से मैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ हूँ। अभी 1 महीने पहले मैंने अपने दोनों घुटने चेंज कराए, साकेत में डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य से, और बीच में मुझे सोडियम कम हो गया, BP कम हो गया, ज़्यादा हो गया, और शुगर, और मैं ICU में मेदांता नोएडा में चला गया। 2 रात 2 दिन तक मैं उसमें रहा। 300 टेस्ट और 300 दवाइयाँ गोलियाँ मेरे पेट में उन्होंने डॉक्टर्स ने डाल दी। तीसरे दिन मुझे जागरण हुआ सुबह 4 बजे कि ICU में रहने का मतलब है मेरा आगे मौत के मुंह में जाना। और मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैंने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को फ़ोन किया कि आप एक कागज़ लाइए, मैं डेथ वारंट पर दस्तखत करता हूँ कि ICU में फर्दर रहने से मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि मैंने
उन 2 दिन में ये देख लिया था कि बॉडी का जो शुगर है, बीपी है और सोडियम है, ये किस लेवल तक जा रहे हैं और किससे नीचे आ रहे हैं। बॉडी ने दवाइयों को ग्राह्य करना बंद कर दिया था। मैंने डॉक्टर सीनियर जो एचओडी थे मिस्टर वैष्णव, उनकी टीम को भी कहा कि डॉक्टर साहब को बताइए मुझे बाहर जाना है आईसीयू से। वो इजाज़त नहीं दे रहे थे डॉक्टर। मेरे बड़े बेटे जो अफसर थे नोएडा अथॉरिटी में, आशीष भाटी, जिनका एक बड़ा नाम है एनसीआर में, उनकी डेथ हो गई थी डेंगू में 3 दिन के अंदर। उनके जाने के बाद में फिर मैंने अपने जीवन को स्वाध्याय में भगवान की कृपा में और इस सामाजिक काम में लगाया। मैं आईसीयू से बाहर आया, मैं स्वस्थ होने लगा। और जब मैंने शुगर की बात आपसे की तो कट शॉर्ट में बात यह है कि मैंने 10 महीने पहले, 6 महीने पहले जो डीपीआई डाइट है डॉक्टर स्वरूप की, उसको मैंने शुरू किया। 14 घंटे पेट को खाली रखना शुरू किया। आश्चर्य है और वैज्ञानिक चीज़ें दोनों हैं जो आपको बता रहा हूँ। वो शुगर जो 200 से 300 रहती थी और सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब आप इंसुलिन पर रहिए, वो इंसुलिन खत्म हुई, दवाइयाँ नॉर्मल चलती रही, लेकिन शुगर 100 से कम आ गई। 60, 70, 80 पर मैंने उसको कर दिया। ये डॉक्टर विश्वरूप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कुछ लोग आते हैं लीक पे चलने के लिए। तो हमारे गांव में कहावत है, लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये 3 न्यारे चलें, सिंह, शायर और सपूत। तो ये भारत का सपूत हमारे सामने डॉक्टर है जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहले, 40 साल पहले, मुझे एक बार बुद्धप्रिय मौर्य मेंबर पार्लियामेंट थे गाजियाबाद में, उन्होंने, हमारे रिलेशन थे बहुत क्लोज पॉलिटिशियन बड़े रामचंद्र विकल, उनके जन्मदिन पे कहा था कि रामचंद्र विकल आदमी नहीं है। तो हमारी सांसें थम गई। दोबारा कहा कि ये संस्था है। तो विश्वरूप एक संस्था है जो भारत के लिए समर्पित है। इस ऑडियंस को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया यहाँ आने का। मेरा नंबर एक बार आप चाहें लिख लें, 93508 60 93508 60 935 ऐसे करके नंबर है। और एक वीडियो उस पर भी डली हुई है डॉक्टर विश्वरूप के साथ में, आप उस पर जा सकते हैं। 24 घंटे में उपलब्ध हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, एलोपैथ से किसी भी बीमारी का अंतिम रूप से इलाज नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंट्स ठीक किए जो कि लाइलाज बोला गया है। तो मीडिया, ओपन टू द मीडिया, आप अपने सवाल जो मीडिया से आए हैं, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, वो अपने सवाल। हेलो सर, कहाँ पे आप? यहाँ सामने। मैं प्रज्ञा, नेशनल खबर से। ओके जी, मेरा सवाल सर, Please maintain silence. मेरा जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि अभी हमने तमाम पेशेंट्स यहाँ पर देखे, ऑटिज्म के पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन नेचुरोपैथी की बात हो, एलोपैथी की आयुर्वेद की बात हो, तो इसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने वाला ट्रीटमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगे? और नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में या आपके पास क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं इस चीज़ के, इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? तो आपका सवाल ये है कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता। जी जी। तो इमरजेंसी हैंडल किस चीज़ में हो सकता है? एलोपैथ में ज़्यादातर। आपका सवाल ये है कि आपका सवाल शुरुआती आप इससे कर रहे हैं कि एलोपैथ में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में नहीं हो सकता जी। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है। आपको क्यों लगता है कि एलोपैथ में हो सकता है? तो किस चीज़ में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है,
राइट, और पेशेंट वो विक्टिम जो है उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा। उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है, इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप? जी। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट एलोपैथी में जाएंगे, है ना, तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज है पूरे दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गया ना, कि पेशेंट वो टक्कर हुआ और वो उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोशी हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाएं? आपका जो ऑब्वियस ये कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के चांस ज़्यादा होगा? इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन है जैसे आप यहाँ पे वो है ना कौन सा ब्लिंकिट, तो वहाँ पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू, लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं? इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। ये इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से एक बैलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही, कुछ देर के लिए रुक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशियल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा। जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी अ रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस, वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीजें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, ये तीसरी चीज कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपका जो सवाल का पहला पार्ट पढ़ा दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज्यादा हैं यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं तो लेके कैसे जाओगे आप, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। तो आप कुछ कर रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे, हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं, ये है ना, और ऑनगोइंग है भी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी। बड़े बड़े दिखने वाले जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनके आसान उपाय। सो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर।
तो ये शुरू किया है। और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूट जाता है, ये सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिट्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसको जैसे सुनाएंगे फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे तो फिट जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुना देंगे, वो हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े लिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाया जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंतिम जैन यहाँ पे हैं, बाहर गए, ठीक है, आने दीजिए। हाँ, तो खैर आने दीजिए उनको, फिर इस पर बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते। और वो सर, सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसा कि लोग भी समझ रहे हैं और लोगों को समझ भी आने लग गया है। मेरा नाम राजेश आर्य, मैं बड़ी चलो न्यूज़ से हूँ। ऐसा लगने लगा है एलोपैथी लॉबी से आपका 36 का आंकड़ा हो गया है। इतनी बड़ी लॉबी है कि अच्छे खासे लोगों को इस लॉबी से पंगा लेने में डर लगता है। आपके ऊपर सुना है कई बार केसेस भी हुए हैं, आपको ये डर क्यों नहीं है? क्यों आप इस लॉबी से लगातार इस तरह का पंगा ले रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि एलोपैथी लॉबी इज द बिगेस्ट लॉबी। अगर हम पावर की बात करें, पैसे की बात करें, सबसे बड़ी बड़ी लॉबी तो है ही। लेकिन रोज रोज नहीं मरना ना, एक दिन तो मरना ही है सभी को, है ना। डर डर के रोज रोज क्यों मरना। दूसरी बात, जो लोग पंगा नहीं ले रहे हैं, मान लो जो लोग सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाला है ना, वो लोग नहीं रहने वाले। और तीसरी बड़ी बात, क्या पता उन्हें डर लग रहा हो, कौन सी बोल रहा खोल दे आज, है ना। उनके भी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, उन्हें भी भूख लगती होगी, है ना। तो उनके गलतियां तो उन्होंने की है। तो जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और अभी तक भी हम जिंदा हैं तो कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने समाज को इस लायक बनाया कि हम जिंदा हैं। तो आज का समाज तो हमारे हाथ में है, तो कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी था। मैं सुमित आजाद, ग्लोबी न्यूज से। आपने 2021 में हिम्स हॉस्पिटल्स में कैंप लगाने शुरू किए थे। आजकल हम देख रहे हैं आपके वहाँ पर कैंप नहीं लगते हैं, क्या आपने हिम्स हॉस्पिटल छोड़ दिया है? देखिए, 2021 में हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस की शुरुआत की थी मैंने आचार्य मनीष जी के साथ, इस सोच के साथ कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज होना चाहिए। पेशेंट अगर आता है, जैसे आपने देखा हमारे पूरी टीम है यहाँ पे, इनके पेशेंट भी देखे और बार बार हमने अपने चैनल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू देखा कि किस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से आसानी से ठीक करते हैं, बहुत ही थोड़े से पैसे लेके। और सिर्फ अगर आपको उसका शो पीस की तरह रखना है तो ये टी शर्ट 500 रुपये में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में। ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे तो थोड़ा पैसा 200 रुपये भी कर देंगे। तो खैर, नाउ इज द टाइम फॉर द बुक रिलीज। और हमारी बुक स्क्रीन प्लीज, हमारी बुक का रिलीज़ का समय हो गया। और बुक के रिलीज़ के लिए हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ पे ऑलरेडी हैं और बाकी हमारे डिग्निटरीज के लिए रचना को मैं Yes, sir. I would request Shri Kolse Patil ji, former High Court Judge, Mumbai, to please come up on the stage. I would also like to invite Shri R.R. Fulia ji, retired IAS officer, chairperson and vice chancellor, Shri Chaudhary Devilal University, Hisar, to please come up on the stage. I would also like to request Shri Avinash Chandra ji, IPS, Director General of Police Fire Service UP, requesting Deepak Batra ji, Chairman Dr. BRC Hospital, Gurugram, to please come up on the stage. Mohit, Chairman Dr. BRC Hospital, Vistar Vatika, Gurugram. Vinod Mittal ji, Chairman, Founder Dr. BRC
Medical Academy and Wellness Center, Samalkha. Shri O.P. Gupta ji, Pro Vice Chancellor, Sridhar University, Rajasthan. Ms. Mohini Dwivedi, Mr. Bhanu Pratap, Shri Ashutosh Mittal ji. Then I would also like to invite Shri Anand Biradar ji, National President of International Naturopathy Organization. Ashutosh Mittal ji, Dr. Namita Gupta, Shri Prashant ji, Mrs. Neja Roy Chaudhary, Shri Vikas Roy Chaudhary, Srimati Leela Roy Chaudhary, and Dr. Biasi himself to please come up on the stage. डॉक्टर अंतिम कुमार, आपको भी आना है। चले अपने बात हैं क्या? लास्ट में द्विवेदी जी हैं। अच्छा।